हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैजामी क्लासेस। गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टैक्स की नज़र भी होती है उस पर आपको पता होना चाहिए कि टैक्स पे करना पड़ता है। उससे जो गिफ्ट आपको मिलता है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना पड़ता है। कब और क्यों और कितनी अमाउंट के बाद ऐसा हमें करना लाजमी है, ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि गिफ्ट पर गवर्नमेंट की कब से नजर है। तो जान लीजिए कि 1958 में एक गिफ्ट एक्ट नाम का कानून आ चुका था, जो कि 1998 तक चालू रहा। उसके बाद उस लॉ को एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन 2004 में दोबारा गिफ्ट के ऊपर टैक्स को लगाया गया। लेकिन इस बार वो नया कानून की शक्ल में नहीं आया, बल्कि इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन कौन सा था, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 और क्लॉज 10। इसमें गिफ्ट के सारे ट्रांजैक्शंस को कवर किया गया। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि गिफ्ट को इतना ज्यादा अहमियत देने की? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जितने केसेस होते हैं और ब्लैक मनी के ट्रांसफर के जो ज्यादातर केसेस होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं देखा यह गया है कि गिफ्ट इन्वॉल्व होता है। मतलब गिफ्ट के जरिए हम दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं और गवर्नमेंट से टैक्स बचाने की कोशिश की जाती है। तो इन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए गिफ्ट के ऊपर खास नजर रखी जाती है। तो जब भी अगर हायर वैल्यू के गिफ्ट आपको मिलते हैं या किसी को मिलते हैं, तो उसे चाहिए कि उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके रखे। सोर्स क्या है, किससे मिला है, जिससे मिला है उसका क्या सोर्स है, और एक बाकायदा एक डीड बना कर रखी जाए तो बेहतर रहता है, ताकि आगे जाकर स्क्रूटनी वगैरह के चांस अगर होती है तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स वगैरह को शो कर सकें, क्योंकि गिफ्ट के केसेस में स्क्रूटनी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम शुरू करते हैं कि गिफ्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, इस सेक्शन में सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में जो कवर की गई है, जो टाइप्स हैं, वो 3 टाइप्स के गिफ्ट को कवर किया गया है। मनी है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और तीनों में कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई गई हैं, उन्हें हमें जानना है। सबसे पहले अगर मैं मनी की बात करूं, तो मनी में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो मनी के जैसी लगती हैं हमें। जैसे कैश आ जाता है, बैंक से अगर आप ट्रांसफर करते हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किसी भी किस्म का, या फिर चेक के जरिए आप पे करते हो, या फिर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पे करते हो, ये सारी चीजें मनी में आ जाएंगी। अब अगर एक फिनेंशियल ईयर में एग्रीगेट गिफ्ट आपको मनी की शक्ल में जो रिसीव हुआ है, उसकी वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर जाती है, तो वो सारा के सारा टैक्सेबल हो जाएगा। समझ लीजिए, मेरे 4 दोस्त थे, उन्होंने मुझे 10-10 हजार रुपया दिए गिफ्ट के तौर पर, तो कुल मिलाकर फिनेंशियल ईयर में 40,000 रुपया मेरी इनकम हुई। ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर मेरे 6 दोस्त थे और उन्होंने 10-10 हजार रुपया दिया, 50,000 से एक्सीड कर गया मेरा अमाउंट, तो मैं पूरा के पूरा 60,000 जो भी रहेगा अमाउंट, 51-52 हजार, तो उसके ऊपर मुझे उससे टैक्सेबल इनकम में शो करना होगा, और जो भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स आएगा वो मुझे पे करना होगा। सेकंड चीज है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ ही चीजें को इंक्लूड किया गया है और उन्हीं को बताया गया है कि बस ये चीजें हैं, अगर आप इन्हें गिफ्ट के जरिए देते हो किसी को, तो ही आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। वो क्या क्या है? शेयर्स, सिक्योरिटीज हैं, अपना ज्वेलरी वगैरह हो जाती है, सोने का हार, सोने के नेकलेस, रिंग वगैरह, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग वगैरह जो भी है, आर्ट का वर्क है, ये अगर किसी को गिफ्ट किया जाता है, या बुलियन वगैरह हैं, कीमती पत्थर वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो, तो जो रिसीव कर रहा है उसके ऊपर टैक्स के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। कब होंगे? देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो है वो एक को गोल्ड नेकलेस देता है, समझ लीजिए किसी को भी देता होगा, वो उसकी मर्जी, उसे जिससे चाहे उससे दे। वो गोल्ड नेकलेस अगर देता है, तो अब उसके ऊपर कैसे एप्लीकेशंस एप्लीकेबल होंगे गिफ्ट के प्रोविजंस, हम देखते हैं। अगर वो दे रहा है फ्री में, विदाउट कंसिडरेशन, गिफ्ट कर रहे हैं, वैलेंटाइंस डे आया, चलो भाई गोल्ड नेकलेस दे दो। अब उसकी वैल्यू अगर 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो वो पूरा के पूरा अमाउंट जो है वो हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो 50,000 से कम है, मतलब उसके पास बिल थी, वो 45,000 का खरीदा था, तो जैसे छोटी सी रिंग होगी सोने की, वो 45,000 की थी, उसके ऊपर कोई भी गिफ्ट नहीं है।
तो अगर आप 50,000 से ऊपर किसी को गिफ्ट करते हो तो जो रिसीवर है उसे इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना जरूरी है, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनएडुकेट कंसिडरेशन के जरिए पे करते हो, मतलब एक चीज थी जो 1 लाख की थी और आपने उससे कम कीमत में बेच रहे, उसे सेल कर दिया या आपने उसे दे दिया कि हाँ यार चलो मेरा बहुत करीबी दोस्त है, ये मेरे पास 2 लाख की ये चीज़, ये इन चीज़ों में शेयर्स कोई मेरे पड़े थे 2 लाख के, वो बोला हाँ यार चल तू 1 लाख रुपया दे दे मुझको, मैं तुझको ऐसे ही ट्रांसफर कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, वो और जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है वो दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 रुपयों से ज्यादा है तो जो डिफरेंस रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास पेंटिंग पड़ी हुई थी, मैं वो 2 लाख उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। मेरा एक दोस्त आता है, वो बोलता है 1,80,000 में मुझको दे दे, मैंने उसे 1,80,000 में दे दी, डिफरेंस आया 20,000 का, 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उससे वो 1,20,000 की देता तो 80,000 का डिफरेंस आ जाता, जो कि सारा के सारा उसके जो मेरा फ्रेंड है उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये जो हेड है इसमें टैक्सेबल हो जाता। तीसरी चीज आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ 3 चीजों को लिया गया है, एक लैंड को लिया गया है, बिल्डिंग को, बिल्डिंग मतलब समझ लीजिए आप फ्लैट है, कोई फ्लैट वगैरह है, या लैंड है, बिल्डिंग है, या फिर बोथ कि लैंड के साथ कोई घर भी बना हुआ है और पूरा के पूरा हम किसी को गिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये गिफ्ट लैंड, बिल्डिंग और बोथ ये गिफ्ट अगर मैं बगैर कंसिडरेशन के फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूं और उसकी वैल्यू जिस वक्त मैं ट्रांसफर कर रहा हूं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपयों से ज्यादा रही होगी तो वो सारा के सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा रिसीवर के हाथ पर। लेकिन अगर मैंने इनएडुकेट कंसिडरेशन पर दिया है कि हाँ चलो ठीक है यार 10,000 की थी, 10 लाख की थी, मैंने 9 लाख में ट्रांसफर कर दिए, तो ऐसी सूरत में क्या कुछ कंडीशंस है, वो 2 कंडीशंस क्या है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जो कंसिडरेशन रिसीव हो रही है उसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, ये पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 110%, किसके 110%, कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो जो डिफरेंस रहेगा वो टैक्सेबल होगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल के जरिए हम इसे समझते हैं। फर्स्ट केस है हमारा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो रहेगी हमारी, ये ड्राइंग में जाकर मैं इसे कर देता हूँ। फर्स्ट केस है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 5 लाख और कंसिडरेशन है 4 लाख, तो जो डिफरेंस है दोनों का वो होता है 1 लाख, जो कि 50,000 से ज्यादा है, सॉरी 50,000 से ज्यादा है। तो पूरा के पूरा अमाउंट, ये जो डिफरेंस है 1 लाख का जो डिफरेंस है वो रिसीवर के एंड पर टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल हमारी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 5 लाख और कंसिडरेशन है 4,60,000, तो जो डिफरेंस होता है वो है सिर्फ 40,000 रुपयों का, जो कि 50,000 से कम है, तो यहां पर कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। तीसरी कंडीशन है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 10 लाख, कंसिडरेशन है 9,60,000। पहली जो कंडीशन हमने देखी है कि डिफरेंस जो रहेगा वो 50,000 से ज्यादा है, तो हाँ 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस है, 60,000 का डिफरेंस है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए 110% मल्टीप्लाई बाय कंसिडरेशन, 9,40,000। तो इसका कितना हो जाता है यहाँ पर 110 मल्टीप्लाई बाय 9 लाख, 10,34,000, यहाँ पर हो जाता है हमारा 10,34,000, जो कि हमारी 10 लाख ये थी, तो ये जो इससे ग्रेटर देन नहीं है, मतलब यहां पर भी नॉट अप्लीकेबल, टैक्सेबल नहीं रहेगा। और फाइनली हमारा जो लास्ट एग्जांपल है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 10 लाख, कंसिडरेशन है 9 लाख, डिफरेंस तो बराबर है कि 50,000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 50,000 है डिफरेंस, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी जो है वो ग्रेटर है किसके, 110% मल्टीप्लाई बाय 9 लाख, इसका होता है 9.9 लाख, और ये ग्रेटर देन है। तो यहां पर जो है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए यहां पर हमारी जो ये जो दोनों का जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपया ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा।
इस तरह ये 3 चीजें थी, हमने तीनों चीजों को कवर किया है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि कब गिफ्ट आपका टैक्सेबल नहीं होगा। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके रिटर्न फाइल करने के ऊपर मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, सिर्फ 8 घंटों का कोर्स है। उसमें इनकम टैक्स के सारे प्रोविजंस को कैसे इस्तेमाल करते हुए हम हमारी जो सैलरी टैक्सेबल सैलरी है उसको कम से कम बता सकते हैं और टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो जो CA क्लब ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट पर वो कोर्स अवेलेबल है, उसके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लें। हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं कि कब गिफ्ट अगर मुझको मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। सपोज कीजिए मैंने अपनी माँ के लिए कुछ अगर गिफ्ट उनको करता हूँ, मैं गोल्डन का नेकलेस कर देता हूँ, सोने की रिंग कर देता हूँ, या जो मेरी मर्जी है वो कर दूँ, गवर्नमेंट कौन होती है उसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए? जी हाँ, गवर्नमेंट को भी बात समझती है कि हाँ भाई ठीक है, तुम उसके ऊपर टैक्स मत दो। कहाँ मत दो तुम टैक्स? अगर गिफ्ट रिसीव हो रहे फ्रॉम स्पेसिफाइड रिलेटिव्स, अगर इस रिलेटिव से, लेकिन रिलेटिव्स कौन? जो स्पेसिफाइड जो रिलेटिव्स हैं, सिर्फ उन्हीं रिलेटिव से, वरना आपको दूर दराज का कोई ट्रांजैक्शन रहेगा आप कैश में कर लोगे और गवर्नमेंट को बताओ कि वो तो मेरे को गिफ्ट मिला था, वो तो मेरे मामा के दूर के रिश्तेदार थे, उनकी भांजी थी, तो उनके बहनोई के भाई, कहाँ पहुंच जाओगे और रिलेशन निकाल लोगे। हमारी आदत होती है रिश्तेदारी निकालने की, तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है कि सिर्फ इन्हीं रिलेटिव से अगर आपको मिलता है गिफ्ट तो आपके लिए वो एग्जम्प्ट होगा। कौन से रिलेटिव्स हैं वो? तो हमारे एग्जांपल में हम मिस्टर ए के बारे में बात करते हैं कि ये मिस्टर ए हैं, ये भाई साहब हैं, और मैं थोड़ा सा इसको ना रेड कलर कर देता हूँ। हाँ, मिस्टर ए को गिफ्ट अगर मिलता है, कहाँ से मिलता है? इनके फादर या इनकी मदर के एंड से, यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। या फिर इनको मिलता है ब्रदर या सिस्टर या उनके हस्बैंड या वाइफ के जरिए से, मतलब ब्रदर की वाइफ के जरिए मिलता है या सिस्टर के हस्बैंड, स्पाउस, मतलब बेसिकली ब्रदर या सिस्टर या उनके स्पाउस के जरिए अगर गिफ्ट मिलता है, या फिर फादर के ब्रदर या सिस्टर या उनके स्पाउस के जरिए मिलता है। या मदर की बात करें कि मिस्टर ए की माँ के भाई, मतलब मामा या मामी के जरिए या उनके माँ की बहन या उनके हस्बैंड के जरिए अगर कोई गिफ्ट मिलता है, या फिर उसके अलावा हम लीनियर असेंडेंस की बात कर देते हैं कि दादा दादी या नाना नानी के जरिए मिल जाता है तो टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी तरह अपने सन और डॉटर की बात हम करें कि मिस्टर ए की बहू के जरिए या उनके बेटे के जरिए या उनकी बेटी या उनके दामाद उन्हें गिफ्ट कुछ करते हैं, वो भी टैक्सेबल नहीं रहेगा। या फिर इसी तरह लीनियर डिसेंडेंट, यहाँ पर होना चाहिए था, मैंने असेंडेंट लिखा है, तो डिसेंडेंट नीचे पोता पोती के जरिए या जो भी आपके समझ में आए वो कह लें कि लीनियर डिसेंडेंट जो भी रहेंगे उनके जरिए अगर कोई गिफ्ट किया जाता है तो मिस्टर ए को वो नहीं टैक्सेबल नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी तरह मिस्टर ए की जो वाइफ है, इनको जो भी स्पाउस हैं, वो ना मिस्टर ए को कोई गिफ्ट करती हैं, या फिर स्पाउस के फादर या मदर को गिफ्ट करते हैं, या फिर स्पाउस के ब्रदर या स्पाउस की सिस्टर या फिर उनके स्पाउस, मतलब मिस्टर ए की वाइफ के भाई या उनकी भाभी या मिस्टर ए की वाइफ की बहन या उनके हस्बैंड अगर कुछ भी गिफ्ट करते हैं मिस्टर ए को, तो यहाँ पर भी उन्हें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये स्पेसिफाइड रिलेटिव्स में आ जाते हैं ये सब। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे, ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल की मैरिज है, शादी है, और शादी पे कितने भी गिफ्ट मिले, जिसकी शादी है उसे ही, चाहे दूल्हा हो या दुल्हन हो, उन्हें अगर कितने भी गिफ्ट मिलते हैं, वो कैसे भी गिफ्ट हो, कैसे भी सूरतें के गिफ्ट हो, वो सब के सब एग्जाम्प्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो प्रिकॉशन है वो लेना जरूरी है कि जो गिफ्ट आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाकर रखी जाए कि किसके पास से लिस्ट आ रहे हैं, किसके पास इतने गिफ्ट आ रहे हैं। उसके अलावा शादी में जो आप एक्सपेंस करते हो उसकी भी लिस्ट बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत मरतबा स्क्रूटनी वगैरह लग जाती है कि आपके पास इतने गिफ्ट आए, वो कहाँ से आए और जहाँ से आए उनका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, ये सब चीज़ें, खैर वो तो उनके पास जाएगी बात है, लेकिन आपको जहाँ तक हो सके ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना ज़रूरी है। अंडर विल और इनहेरिटेंस, विरासत में जो कुछ मिलता है वो ड्यू टू द डेथ ऑफ पेयर और डोनर, अगर जो भी किसी की मौत की वजह से उसके कुछ वही मिलता है, आपको कुछ मिल जाता है, तो वो गिफ्ट ही माना जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। बाय एनी मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फ्रॉम HUF,
ऑन ओकेजन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट, और टोटल या फिर पार्शियल। अगर एचयूएफ में हम जो भी डीमर्जर होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट होता है, चाहे पूरा हो जाए या आधा अधूरा हो, उसकी वजह से भी कोई मेंबर ऑफ एचयूएफ को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के किसी मेंबर को भी उसकी वजह से कुछ मिलता है, वो भी उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। या फिर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट करता है, लेकिन वो गिफ्ट कितना 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक साल में, उसके ऊपर होगा तो फिर वो सैलरी में चला जाएगा, परक्विजिट्स वगैरह में, या सैलरी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में, या फिर डायरेक्ट सैलरी में ऐड हो जाता है। तो अगर 5,000 तक का गिफ्ट है तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आता है गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, अगर उसे गिफ्ट मिल रहा है, कहां से मिल रहा है गिफ्ट? लोकल अथॉरिटी से, कोई भी लोकल, अब जो भी आपके वहाँ लोकल अथॉरिटी होती है, पंचायत होती है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, जो भी है वहां से अगर आपको, मतलब एक लोकल अथॉरिटी की तरफ से आपको गिफ्ट मिलता है तो भी कोई मसला नहीं है उस पर। जैसे बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई खिलाड़ी होता है, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आया होता है, उसे लोकल अथॉरिटी की तरफ से इनामात दिए जाते हैं, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। फ्रॉम एनी फंड, कहाँ से मिल रहा है पैसा? कोई फंड या फाउंडेशन या यूनिवर्सिटी या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई ट्रस्ट, इसकी तरफ से किसी को अगर कुछ पैसा दिया जाता है या कोई गिफ्ट दिया जाता है, वो भी टैक्सेबल नहीं रहेगा। या फिर किसी चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट की तरफ से कुछ दिया जाए, वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके अलावा गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, कौन रिसीव कर रहे हैं? वही कोई यूनिवर्सिटी है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, या मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल वगैरह, या इस किस्म का कोई फंड है, रिलीजियस चैरिटेबल एजुकेशनल पर्पस के लिए जो भी ट्रस्ट वगैरह बनाए जाते हैं, वो ट्रस्ट का जो सेक्शन होता है बेसिकली वो 10 और 23C, ये जो सेक्शन होता है, और कुछ बहुत सारे सब सेक्शन भी हैं, तो इनमें अगर कोई जो ट्रस्ट जो इस्टेब्लिश हुआ है उससे अगर गिफ्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल नहीं होता है। और इसके अलावा किसी इंडिविजुअल ने अपने किसी फैमिली मेंबर के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट बनाया है, और वही इंडिविजुअल उस ट्रस्ट को जो कुछ भी देता है वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब हमें लास्ट में, सिर्फ एकदम लास्ट टॉपिक है, ये हमें देखना है कि जो 50,000 की लिमिट है वो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। देखिए, जो मनी रिसीव होती है या मूवेबल प्रॉपर्टी, जो शेयर्स वगैरह, गोल्ड रिंग वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं, पेंटिंग वगैरह, वो उसकी बात करें तो वो एग्रीगेट देखा जाएगा कि आपको मनी जो रिसीव हुई वो एग्रीगेट, एक फिनेंशियल में 50,000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर लगेगा। या फिर जो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 50,000 से ज़्यादा हो रही है, जो डिफरेंस है इन एडुकेट कंसिडरेशन से अगर मिला है तो जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज़्यादा रहेगा, तो इस तरह देखा जाएगा एग्रीगेशन करके। लेकिन इनमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, जो लैंड, बिल्डिंग और बोथ की मैं बात करूं, तो वो एक एक प्रॉपर्टी देखी जाएगी कि अगर समझ लीजिए कि मैंने 3 प्रॉपर्टी मुझको गिफ्ट में मिली है और वो नॉन रिलेटिव से मिली है और इन एडुकेट कंसिडरेशन था, तो 2 का समझ लो कि जो 50,000 से कम का डिफरेंस था तो वो तो सवाल ही नहीं उठता, और एक का 50,000 से ज़्यादा का डिफरेंस था, तो वो मैं एग्रीगेट नहीं करूँगा, मैं एक एक प्रॉपर्टी वाइज उसको डिसाइड करूँगा कि कहाँ पर मुझको मेरी लायबिलिटी आ रही है टैक्स पे करने की। तो ये था गिफ्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बातें। फिर मिलते हैं। थैंक यू।